दोस्तों नमस्कार, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स मैगजीन की जो सीरीज चल रही है उसी के एक नए लेक्चर में है, जिसमें हम लोग आज डिफेंस वाला सेगमेंट डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के हिसाब से, और इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज़ हम देखने जा रहे हैं वो है भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। यहाँ आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को देख सकते हैं। जब मोदी साहब वहाँ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने भारत और भारत सरकार की तरफ से इसके 4 यूनिट्स उन्होंने उन्हें सौंपे थे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा भीष्म के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बेसिकली हैं क्या, तो ये कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन में ये एज अ फर्स्ट एड काम करती हैं, इंजरी के केसेस में और कुछ सिंपल मेडिकल कंडीशंस में। ठीक है, तो आइए हम इनका फुल फॉर्म देखते हैं भीष्म का। तो ये हो जाएगा भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो ये हमारी जो सॉफ्ट पावर है ना, उसका एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें आपको मेडिसिन्स होती हैं, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। आप इसको कह सकते हैं चलता फिरता अस्पताल। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेबल है बहुत इजीली, और इनको कहीं भी ले जाकर आप उसको इस तरह से असेंबल करके जो यूनिट्स होते हैं उसको आप उसकी शक्ल में दिया जा सकता। ये बहुत इजीली एडजस्टेबल हैं, एयर हो, सी हो या लैंड हो या ड्रोन, इवन ड्रोन तक से इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इनको पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद पर डे 10 से लेकर 15 बेसिक या जिसको कह लीजिए स्मॉल स्केल की सर्जरी की जा सकती है। ठीक है, जिसमें आपको इंजुरीज हो गई, छोटी मोटी ब्लड लॉस हो गए, या किसी भी तरह की बर्निंग या जलने का केस है, या हड्डी टूट जाने का केस है, तो इस तरह से एक यूनिट में लगभग 200 मरीज का इलाज संभव है। ठीक है, और इसमें एक और खासियत है ये कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली या ऑक्सीजन वो जनरेट कर सकता है। तो इतना ज़्यादा ये है बेहतर चीज़, और इसको पूरी दुनिया में हमने अपने सॉफ्ट पावर के लिए इसको भेजा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर इंजरीज़ वगैरह में जो फर्स्ट एड के अभाव में बहुत सारी जाने जाती हैं, तो ये उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, और पोर्टेबल है तो ये कहीं भी इसको आप बिल्कुल इजीली इसको असेंबल किया जा सकता है। और वॉर वगैरह के क्षेत्र में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आर्मी के केसेस में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो हम देखने जा रहे हैं वो है तर्कस। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी तर्कस दिख रहा होगा, यहाँ भी तर्कस दिख रहा हो। इस तर्कस को आपको ध्यान रखना है, ठीक, और इस तर्कस को आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र इसको समझ लीजिए आप, मतलब ये अचूक है। ठीक है, अब अगर इस तर्कस की बात करें तो ये एक्चुअली एक वॉर एक्सरसाइज है। किसका किसका, तो भारत और अमेरिका का। ठीक है, और ये 2024 वाला जो तर्कस है वो है 7th एडिशन। ठीक, और हमारी तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया गया है वो NSG के द्वारा, और US की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया गया है वो है SOF के द्वारा। NSG तो आप जानते ही हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और अगर US की तरफ से बात करें तो वो है US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। ठीक है, तो और ये है किस पर्पस के लिए, तो ये आपका काउंटर टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हाँ, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं हर्मीज 900, जिसको कि दृष्टि 10 ड्रोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये मल्टी रोल ड्रोन्स हैं, और ये इसमें एक फीचर है जिसको बोलते हैं मेल।
ठीक है। अगर आप मेल के फुल फॉर्म पे जाएंगे तो ये हो जाएगा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ठीक। और ये है आपका अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी कि ये मानव रहित है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होगा, तो ये जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है उसके लिए है ये। ठीक है। और इसको अगर यूज़फुल किसके लिए होगा, तो ये हमारी आर्मी के लिए यूज़फुल होगा, हमारी नेवी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। और ये हमें मिला कहाँ से है, ये हमें मिला है इज़राइल से। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। तो हर्मीज़ 900 ड्रोन्स हैं, ये हमें इज़राइल से मिली हैं। ये मेल एक इसका फीचर है और ये मानव रहित है, आर्मी और नेवी के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जिमैक्स 2024। इसकी बात करें तो ये एक वॉर एक्सरसाइज है दो देशों का, भारत और जापान का। ठीक है। और 2024 वाले एडिशन की बात करें तो ये है 8th एडिशन। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई है 2012 में। और हमारी तरफ से इसमें किसने पार्ट लिया है, तो ये हमारी नेवी का है। और जापान की तरफ से बात करें तो JMSDF, यानी जिसको बोलते हैं जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। अच्छा, हो कहाँ रहा है ये हो रहा है योकोसुका। हाँ, योकोसुका, ये है आपको जापान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एक्सरसाइज है होपेक्स। ठीक है, ये किसका है, तो ये है इंडिया और इजिप्ट का। ठीक है। और इसमें हमारी तरफ से हमारी जो एयर फोर्सेस हैं, इंडियन एयर फोर्स, उन्होंने पार्ट लिया है। और इजिप्ट की तरफ से बात करें तो इजिप्टियन एयर फोर्सेस ने इसमें भाग लिया है। ठीक है। और ये पर्पस इसका क्या रहेगा, तो ये रहेगा बायलेटरल और रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जेवलिन। ठीक है, जेवलिन की बात करें अगर, तो अभी सरकारें जो है, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार, इसको बात कर रही है, इसको साथ मिलाकर इसका एक तरह से जॉइंट वेंचर की तरह इसको बनाने की बात हो रही है। ठीक है। तो भारत और अमेरिका में बात चल रही है इसके जॉइंट वेंचर में, इसके प्रोडक्शन की। और तो ये है क्या एक्चुअली, ये है आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है। और अभी आप देखेंगे ये यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, ये काफ़ी वहाँ पे यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो रहा है। ठीक है। और इसको बनाती कौन है, एक कंपनी है रायथन और एक है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, ये दो कंपनी इसको बनाती है। और इसका अगर वजन की बात करें तो मात्र ये 46 पाउंड का है। ठीक है। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, इसको शोल्डर पर कैरी करके, यानी कंधे पर रख के इसको फायर किया जा सकता है। और इसकी जो यूटिलिटी है, वो किसी भी टैंक या जो मोबाइल व्हीकल उसको ये नष्ट कर सकता है। ठीक है। अब अगर जेवलिन की बात आई है तो दो चीज़ें हमें एकदम ध्यान में रखनी है, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। पहला, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा को पता होगा, ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला है। और यहाँ हमारे लिए याद रखने की चीज़ ये है कि इन्होंने कितना मीटर थ्रो किया था। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कितना थ्रो किया था, कितना मीटर तक, ये बताएंगे। और दूसरी चीज़ जो याद रखने की है वो है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में क्या जीता था, गोल्ड। और ये गिने चुने ऐसे एथलीट्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लगातार 2 इवेंट्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल। और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर जेवलिन थ्रो किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं
सेबेक्स 2। सेबेक्स 2 एक्चुअली है क्या, ये एक नया एक्सप्लोसिव फार्मूला है, ठीक है, जिसको कि हमारी नेवी ने सर्टिफाई किया है, ठीक है, इसको हमारी नेवी ने सर्टिफाई किया है। और इसको अगर डेवलप किसने किया उसकी बात करें तो एक है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसके अगर लिथैलिटी या कहिए कि इसकी विध्वंसक क्षमता की बात कर लें तो ये TNT से भी 2.01 टाइम्स ये ज़्यादा लीथल है, ठीक है, यानी कि इसकी विस्फोटक क्षमता जो है वो TNT से भी 2.01 टाइम्स ज़्यादा है। एंड इट इज़ टाउटेड टू बी अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में इसको शुमार किया जा रहा है, ठीक है। तो सर्वेस को देख लिया हमने, ये एक नए तरह का एक्सप्लोसिव फार्मूला है जिसको कि हमारी नेवी के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, और एक यूनिट है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, और ये TNT से लगभग 2.01 टाइम्स ज़्यादा लीथल है, यानी विस्फोटक है, ठीक है। अब है रुद्रम 2, तो उससे पहले ना हम इसके जो पार्ट 1 है रुद्रम 1 उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, रुद्रम 1 की बात करें अगर, तो ये आपका एयर टू सरफेस कैटेगरी का ये मिसाइल है आपको, ठीक है। और अगर डेवलप किसने किया है इसे, तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी भारत का स्वदेशी है, ये इंडिजिनस है, तो फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, ठीक है। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन स्टेशंस होते हैं, रडार होते हैं, बंकर होते हैं, उन सब को ये बहुत इजीली नष्ट कर सकता है। अगर इसके रेंज की बात करें हम, तो ये है आपको लगभग 250 किलोमीटर तक, ठीक है। और कितने एल्टीट्यूड यानी कि कितनी ऊंचाई से ये फायर किया जा सकता है, तो ये है आपको लगभग 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ये फायर कर सकता है, ठीक है। और अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। तो ये बातें हुई रुद्रम 1 की। अब हम लोग इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है उस पर चलते हैं, वो है आपका रुद्रम 2, ठीक। तो ये रुद्रम 1 का एडवांस्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, और ये भी आपका एयर टू सरफेस है, ठीक है। और अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है किससे, तो सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। और इसमें जो हमने अपने हिसाब से इसका जो अपग्रेडेशन किया है वो है इसका सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम, ठीक है। ये इसका एक तरह से कहिए अपग्रेड है। और आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसको भी डेवलप किया है DRDO ने, तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि DRDO के अभी चेयरमैन कौन है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे DRDO के चेयरमैन के बारे में। तो हमने अभी रुद्रम 1 देखा, रुद्रम 2 देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट 28 की ओर चलते हैं। अगर प्रोजेक्ट 28 की बात करें तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स हैं, और इसको कमोर्टा क्लास भी कहते हैं, कमोर्टा क्लास भी कहते हैं। और इसमें बेसिकली है क्या, तो इस प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत आपको 4 इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर का निर्माण करना है, ठीक है। और वो कौन कौन है, तो पहला तो हो जाएगा INS कमोर्टा, ठीक है। एक है INS कदमत, एक है INS किल्टन,
3 हो गए। और एक है आपको INS कवारत्ती। ठीक है, तो ये 4 इंडिजिनस स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर बनाने हैं, ये प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत। अब इसे बनाएगा कौन? इसे बनाएंगे GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और ये कहाँ पे है? ये है आपको कोलकाता में। ठीक, चलिए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब सबमरीन के फ्लो में हम, तो जो हमारी जो सबमरीन फोर्स है उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो इसको आप कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करेंगे तो वो आपको याद करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने इसमें 3 कैटेगरी बनाई है। एक, अच्छा, ये कैटेगरी 3 कौन सी है? कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास और शिशुमार क्लास। अच्छा, ये जो तीनों क्लास हमने बातें की हैं, ये हैं आपको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और एक कैटेगरी है आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स की, उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो अब बात करते हैं कलवरी क्लास की। ठीक है, तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास इसको बोला जाता है और इसको बनाया जाएगा किसके अंतर्गत? ये बनाया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। और इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाए जाएंगे। और कौन कौन? उसका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। ये 6 हो गए इसके अंदर। अब आगे देखते हैं हम, जो सिंधु घोष क्लास है ये है 7 किलो क्लास का और ये बनेगा रसिया के कोलेब्रेशन से बना है। ठीक है, तो इसके क्या क्या नाम है? सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु रत्न और सिंधु केसरी। आगे और 3 नाम है, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय और सिंधु शस्त्र। तो ये आपको सिंधु घोष क्लास के हैं। और जो शिशुमार क्लास है इसमें 4 सबमरीन हैं और ये बने हैं आपको जर्मनी की मदद से। ठीक है, और इसमें कौन कौन है? शिशुमार है, संकुश है, सल्की है और संकुल है। ये हो गया आपको शिशुमार क्लास के। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। तो अगर न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें हम, तो इसमें है आपको अरिहंत क्लास। ठीक है, अरिहंत क्लास के अंतर्गत 2 हैं। एक है, एक सेकेंड, INS अरिहंत। ठीक है, जो कि ऑपरेशनल है। और एक है आपको INS अरिघट, अरिघट, जो कि रसिया से हमने लीज पे लिया है। सॉरी, ये अभी ट्रायल बेसिस पे है। और एक है आपको अकुला क्लास, ये हमने रसिया से लीज पे लिया है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रिफिट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें हमने जब इसको कर रहे थे प्रोजेक्ट 28, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमने ये चीज़ें देख ली। ये बार बार नाम आता है तो उसको थोड़ी, उसके लिए क्लैरिफिकेशन हो जाए हमारे लिए, उसी में हमने जो कलवरी क्लास है उसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी सबमरीन बन रही उसके नाम देख लिए हमने। सिंधु घोष के अंतर्गत कौन कौन सी सबमरीन है उसको देख लिया। और हमने शिशुमार क्लास के जो सबमरीन्स हैं उसको देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है 25 ईयर्स ऑफ करगिल वॉर। और ये हमारी इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड बुक में कहिए एक तरह से, तो ये बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर है। और ये जो वॉर थी ये लगभग 11 वीक्स तक ये चली थी। और इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से कहा जाता है कि लगभग 527 जवान हमने खोए थे और हज़ारों जवान हमारे घायल भी हुए थे। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिकैप हम लोग करते चलते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक तरह से नई इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम लेते चलेंगे ना तो याद भी हमें अच्छे से रहेगा। तो अब इसकी कहानी ऐसी होती है कि मई के शुरुआती मई में खबरें आती हैं कारगिल से कि वहाँ पे घुसपैठ के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, और ये आगे चल के फिर 10 मई आते आते फिर खबर आने लगती है
कि घुसपैठ अब कारगिल के बढ़कर द्रास, काक्सर और मस्कून सेक्टर्स में भी होने लगी है। तो फिर 26 मई आते आते हमारी आर्मी जो है, हमारी एयरफोर्स, वो एयर स्ट्राइक करती है इन घुसपैठ वाले इलाके में। तब फिर आता है जून का महीना, और जून महीने में 5 जून को हम ये ऑफिशियली एक तरह से सबूत दे देते हैं कि इन सारी घुसपैठों के पीछे जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है। उसके बाद अब जब भारत और पाकिस्तान सामने सामने हो जाते हैं तो फिर अपने जो पोस्ट्स हैं उनको रिकैप्चर करने की जंग शुरू हो जाती है। तो 13 जून को उसी सीरीज में हम तोलोलिंग जो है उसको सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, ये तोलोलिंग की बात है, 13 जून। फिर आगे आता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को 11 घंटे की लड़ाई के बाद हम टाइगर हिल पे अपना कब्जा फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 4 जुलाई तक ये कहानी होती। फिर इसके बाद द्रास, बटाले की ये सब को कैप्चर करते हुए हम 14 जुलाई को घोषणा करते हैं कि हमने, अच्छा उसके एक बीच में एक बात है कि ये जो पूरा वॉर था ना, इसको जीतने के लिए हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने 3 ऑपरेशन चलाए थे। ठीक है, एक था ऑपरेशन विजय, ठीक है, जो कि हमारी आर्मी ने किया था। ठीक है, दूसरा था तलवार, ये हमारी नेवी का था, और तीसरा था सफेद सागर। ठीक है, और सफेद सागर की बात करें तो ये हमारे एयरफोर्स का था। ये 3 ऑपरेशन हमने चलाए थे ये कारगिल वॉर को जीतने के लिए। हाँ, तो हम लोग थे उस तरफ कि जब हमने ये कह दिया कि द्रास, बटाली ये सब जब हमने कैप्चर कर लिए, तब हमने 14 जुलाई को ये अनाउंस कर दिया कि हमने जो चलाया था ऑपरेशन विजय वो काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और फिर 26 जुलाई आते आते हमने ये घोषणा कर दी कि हमने कारगिल वॉर जीत लिया है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 26 जुलाई को, इसीलिए हम अपने जो सेना की जो ब्रेवरी है, जो बलिदान है, उसी को महसूस करने के लिए, उसका गौरव मनाने के लिए हर साल 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखने वाली डेट है 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, और अगर आप इसको और अच्छे से महसूस करना चाहते हैं तो एक राइटर हैं रचना बिस्ट रावत, उनकी कई सारी किताबें आई हैं इसके रिगार्डिंग। आप बिल्कुल उसको, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और हमारी जो आर्मी और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसकी ब्रेवरी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ हम वॉर एक्सरसाइजेज देखते हैं। सारे को हमने एक जगह कर लिया है, आगे भी आएंगे एक दो, तो अब उन वॉर एक्सरसाइजेज की बात करते हैं। चलिए, पहला है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इंडिया और मंगोलिया का ये जॉइंट एक्सरसाइज है, और 2024 वाला जो है एडिशन, वो आपको कहाँ हुआ है? वो हुआ है मेघालय में। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया का जॉइंट एक्सरसाइज है, और 2024 वाला एडिशन आपको हुआ है मेघालय में। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है मैत्री। ये कहाँ किसका है? भारत और थाईलैंड का है। ठीक, और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इस बार थाईलैंड में। ठीक है, चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं, वो है अल नजा 5, और ये इंडिया और ओमान का है, और इस बार 2024 वाला जो है वो है आपको 5th एडिशन। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है ओमान में। ठीक है, और एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं, वो है शक्ति, और अगर शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो ये किसका किसका है? ये भारत और फ्रांस का है। ठीक है, और इस जो 2024 वाला जो एडिशन है वो है आपको 7th एडिशन। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको मेघालय में।
ठीक है, चलिए तो इसे याद रखेंगे शक्ति एक्सरसाइज को। आगे बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज है रिम्पैक। तो पहले तो इसका रिम्पैक का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो है रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज जो हुआ है वो इस बार का जो एडिशन है वो है 29th एडिशन। ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपको हवाई यूएसए में। आप इमेज में देख सकते हैं इतने सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको कहा जाता है लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीडम एज की। तो फ्रीडम एज है ये पहला ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको यूएस, जापान और साउथ कोरिया पार्ट ले रहे हैं। और हो कहाँ पर रहा है ये साउथ कोरिया के ही एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं जेजू आइलैंड। तो इसी जेजू आइलैंड पे हो रहा है और ये यूएस, जापान और साउथ कोरिया का है। ठीक है, अगला एक्सरसाइज देखते हैं, वो है पिच ब्लैक। तो अगर पिच ब्लैक की बात कर रहे हैं तो ये है आपको बायएनियल। बायएनियल को हिंदी में कहते हैं आप द्विवार्षिक, यानी कि 2 साल में एक बार। ठीक है, तो ये बायएनियल एक्सरसाइज है और इसमें भी बहुत सारे राष्ट्र हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार ये हुआ आपको 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। ठीक है, और इसका जो आयोजन है ये पूरा एक्सरसाइज का वो करती है आपको ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। और इस बार उसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कर रही हैं 20 कंट्रीज। ठीक है, और भारत इसमें इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज में तीसरी बार जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हम कब 2 बार गए हैं, एक बार हम 2018 में गए हैं और एक बार हम गए हैं 2022 में, और अब की हम जा रहे हैं 2024 में। ये तीसरी बार है जब हम इस पिच ब्लैक नाम के बायएनियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला एक्सरसाइज देख रहे हैं हम, वो है सागर कवच 01/24। ठीक है, ये इस बार आयोजन हुआ कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर आयोजित किया गया है। और इसमें बेसिकली हमारे जो कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसी को बूस्टअप करने के लिए है, ये उसी के इफेक्टिवनेस के लिए ये एक्सरसाइज हमने किया था, सागर कवच 1/24। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। तो इस तरंग शक्ति एक्सरसाइज का ये हमारी एयर फोर्सेस का है। ठीक है, तो इसको इंडियन एयर फोर्स ने किया है और इसका जो पहला फेज है वो हुआ है सुलूर एयरबेस तमिलनाडु पे। ठीक है, एक है उदर शक्ति, इसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं, ये भारत और मलेशिया का एक्सरसाइज है। ठीक है, अब है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार की बात करें तो ये हमारी आर्मी का है और लद्दाख में इसको किया गया है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑपरेशनल। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे। ठीक, और अगर मित्र शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो ये है भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति एक्सरसाइज। एक है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट क्या है, ये भी मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार वाला जो एडिशन है वो है आपको 21st एडिशन। और ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है आपको उलान बटार, मंगोलिया। ठीक है, एक एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज। ये एक्सरसाइज है आपको भारत और ओमान का। ठीक है, और जो इस बार वाला एडिशन है वो है आपको 7th एडिशन। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है, ये एक मसीरा जगह है ओमान में, वहाँ पे हो रहा है ये। ठीक है, एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएस का है ये, और इस बार जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है राजस्थान में। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है नदर्न यूनाइटेड। ये 2 सबसे ज़्यादा सुर्खी में रहने वाले देश हैं, उन्होंने इसको
किया है, यानी कि चाइना और रशिया ने। ठीक है, तो रसिया और चाइना का ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपको सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोत्स्क। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद आपको रखनी है, ये इसके बैकग्राउंड में एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग उसको देखते हैं। एक स्टेट नाम आता है इसमें चर्चा में, सुसीमा। हाँ, सुसीमा स्ट्रेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, सुसीमा स्टेट की बात करें तो ये साउथ कोरिया और जापान को कनेक्ट करता है। ठीक है, साउथ कोरिया एंड जापान को ये कनेक्ट करता है। और अगर सी के उसमें देखें तो ये साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो नदर्न यूनाइटेड जो आपका नेवल एक्सरसाइज है, इसको किया है चाइना और रशिया ने, और ये हुआ है सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्स्क में। और यहाँ पे एक याद रखने की चीज़ है, सुसीमा स्ट्रेट, जो कि साउथ कोरिया और जापान को कनेक्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़, जो अगला न्यूज़ है, मतलब अगला जो टॉपिक है, वो हमने रुद्रम देख लिया था। अब हम चलेंगे गौरव की। गौरव एक्चुअली है क्या? तो ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये। ठीक है, और इसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, किससे? तो सुखोई 13 MK1, उससे इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। और ये कितना इसका मतलब आप इसकी कैपेसिटी कहिए या पावर कह लीजिए, तो ये 1000 किलो का बम है ये। ठीक है, 1000 किलो का बम। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है RCI हैदराबाद ने। और RCI की अगर बात करें तो ये है आपको रिसर्च सेंटर इमारत, ये हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है MPATGM। और इसको फुल फॉर्म की बात करें, इसको बोलेंगे आप मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो MPATGM के जो फुल फॉर्म है उसको हमने देख लिया है। और इसमें एक स्पेशल फीचर है, वो है हीट, ये एकदम याद रखने की चीज़ है। और इसके फुल फॉर्म है अगर आप देखेंगे तो हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। ठीक है, पोर्टेबल है और इसको अपने शोल्डर से कंधे पर रख के इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें एक और खासियत ये है कि डे हो या नाइट हो, ये दोनों टाइम में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो एकदम सेम है। और इसको भी डेवलप किया है किसने? DRDO ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स। तो हमारी एयरफोर्सेस ने कहा है कि 200 ऐसी अस्त्र मिसाइल जो हैं वो बनाएंगी, और ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल हैं। कौन? अस्त्र 1। ठीक है, और अगर इसके रेंज की बात करें तो ये है आपको 82, हाँ अगर इसके रेंज की बात करें तो ये है 80 to 110 किलोमीटर। और बनाया किसने है इसको? तो बनाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये बातें कर ली हमने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की। और इसके अपग्रेडेड वर्जन अस्त्र 1 मतलब अस्त्र 2 और 3 के बारे में भी हमारी आर्मी ने बातें कही हैं कि उसको भी बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला है रूमी 1। और रूमी 1 के बारे में अगर बात करें तो ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, रीयूजेबल हाइब्रिड
रॉकेट है ये, ठीक है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? दो कंपनी है जिसका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। एक है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, चेन्नई की है। तो दो कंपनी है, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप चेन्नई की, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के प्रोपेलेंट होंगे, सॉलिड प्रोपेलेंट भी होगा और लिक्विड प्रोपेलेंट भी होगा। अच्छा, इसमें खासियत क्या होगी? तो इसकी वजह से ये जो हाइब्रिड मोड है, इसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी कम आप ऐसे समझिए कि ऑन एन एवरेज 65% तक ये इसकी कॉस्टिंग घट जाएगी, ठीक है। और ये मोबाइल लॉन्चर है। मोबाइल लॉन्चर का मतलब ये हुआ कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल लॉन्चर है ये। और अगर इसके रीयूजेबल फीचर हमने लिखा है इसका पहले, तो हमने अगर इसके रीयूजेबल फीचर की बात करें तो इस रॉकेट का लगभग 70% तक हिस्सा हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि नाम है रूमी 1, और इसको लॉन्च किया है दो कंपनी ने, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप चेन्नई की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अगला है जोरावर लाइट टैंक्स। तो इसको जो बनाया है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये टैंक सिस्टम है। और इसको बनाया किसने है? ये DRDO और L&T कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका नाम जो है जोरावर, वो रखा गया है जनरल जोरावर सिंह के नाम पे, ठीक है। और ये हमारी आर्मी के ज़रूरतों के हिसाब से इसको उसी अनुरूप इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक है VLSRSAM, इसकी तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक। और इसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ से? तो आपको चांदीपुर, उड़ीसा से, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे डिफेंस जो सेगमेंट है, उससे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे हम इसी में क्विक रिकैप करते हैं, और जो कुछ अगर थोड़ा बहुत एडिशनल हैं हमारे मैगजीन से तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। हमने ये कर लिया भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, जो कि एक तरह से पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप के हैं, ठीक है। तो हमारी एयर फोर्सेस ने इसको आगरा में इसको टेस्ट फायर किया था, मतलब इसका इसकी टेस्टिंग की थी, ठीक है। तरकस हमने देख लिया, और तरकस को आप बहुत खूबी जानते भी हैं, ठीक है। हर्मीज 900 ड्रोन्स हमने जो कि हमें इजराइल से मिल रहा है, उसकी हमने बात कर ली। एक्सरसाइज शक्ति हमने देख लिया, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो होता है, ठीक है। और ये जो है ना, इनिशिएटिव्स फॉर कम्बैट साइबर थ्रेट्स, इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं चारों, ये आप देख लेंगे। जो मेंस आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इस तरह के आप ये इनपुट आप उसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक था DRDO स्मार्ट सिस्टम। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सबमरीन फोर्सेस की हमने बात की, जिसमें हमने कलवरी क्लास को चर्चा में लिया, सिंधु घोष क्लास को चर्चा की, उसके बाद शिशुमार क्लास को भी हमने चर्चा की। फिर हमने न्यूक्लियर सबमरीन में अरिहंत क्लास में देखा, ठीक है। फिर हम यहाँ अकुला क्लास में हमने बातें की, जो हमने रसिया से लीज पर लिया है और अपनी कैपेसिटी या एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से हम उसको रिफिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो है ये मेजर्स टेकन फॉर टेक जॉब्स। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप एकदम याद रखेंगे, ये मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज देखे जिमेक्स, जो कि इंडिया और जापान के बीच था। एक्सरसाइज होपेक्स देखा, इंडिया इजिप्ट के बीच का, ठीक है। फिर हमने जेवलिन की बात करी, और इसी जेवलिन से हमने नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को भी कनेक्ट किया। इसमें एक आपके लिए क्वेश्चन भी था, ठीक है। MOCR फिर हमने अगर हम इसकी बात करें तो ये माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चाफ रॉकेट है।
ठीक है। फिर हमने रुद्रम 2 को चर्चा किया हमने। फिर हमने प्रोजेक्ट 28 को बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान्स हैं उसमें आप देख लेंगे, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किस किस, जैसे चाइना, फ्रांस, यूएस और यूके, यही हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते हैं। तो इस क्लब में भी इंडिया शामिल हो गया है। ठीक है, फिर हमने 25 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर भी देखा। फिर हमने एक्सरसाइज देखा, जैसे एक न्यूमेटिक एलिफेंट की बात करें तो ये इंडिया और मंगोलिया का था। उसके बाद हमने मैत्री देखा, इंडिया और थाईलैंड का। रिमपैक देखा हमने, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, फिर हमने फ्रीडम एज देखा, जो कि फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में, जो कि जेजू आइलैंड पे हुआ था। फिर हमने एक्सरसाइज पिच ब्लैक देखा, जिसमें हमारी जो फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके पार्टिसिपेट करती हैं। और फिर हमने सागर कवच 1-24 देखा। फिर हमने रुद्रम 1 को भी हमने चर्चा में रखा अपने। सर्वेक्स 2, जो कि हमारी नेवी के द्वारा सर्टिफाइड एक नया तरह का एक्सप्लोसिव फार्मूला है, जो कि TNT से भी 2.01 टाइम्स ज़्यादा लीथल होगा। ठीक है, फिर हमने कुछ और एक्सरसाइज देखे। तरंग शक्ति देखी, जो हमारे इंडियन एयर फोर्सेस का है। ठीक है, फिर हमने उद्र शक्ति देखा, जो कि इंडिया और मलेशिया का था। फिर हमने पर्वत प्रहार देखा, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पे जिसको कंडक्ट कराया। फिर हमने मित्र शक्ति देखा, इंडिया और श्रीलंका का। खान क्वेस्ट में भी हमने पार्टिसिपेशन रखा अपना, जो कि उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, फिर हमने गौरव देखा, जो कि 1000 किलो का बम था, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम था। फिर हमने MPATGM की बात करी। अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल भी हमने चर्चा में रखा अपने। ठीक है, रूमी 1, जो कि हमारा फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, जिसमें कि 2 तरह के प्रोपेलेंट को यूज़ करने से इसकी कॉस्टिंग हम 65% तक कम कर देंगे। और इसके रीयूजेबल फीचर की बात करें तो लगभग 70% तक हम इस रॉकेट का पोर्शन जो है वो रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज देखा, जो कि US और इंडिया के बीच था। इस बार वाला एडिशन हो रहा है राजस्थान में। हाँ, एक चीज़ और है कि जो हमारी एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी की, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज है वरुणा, उसमें हमने पहली बार इसको पार्टिसिपेट करने के लिए हम वहाँ से लेकर गए हैं। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज वरुणा की बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को हमने चांदीपुर उड़ीसा से अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ठीक है, नदर्न यूनाइटेड की बात करी हमने, जो कि चाइना और रसिया का नेवल ड्रिल है। और इससे हमने एक चीज़ और करी, वो था सुसीमा स्ट्रेट, जो कि साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान, यानी कि साउथ कोरिया और जापान को कनेक्ट करती है। ठीक है, फिर VLSR SAM मिसाइल को भी हमने देखा था। अल नजा एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और ओमान का था, उसको भी हमने देखा। जोरावर जो टैंक है उसको हमने देखा। ठीक है, एक न्यूज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की बात हो रही है। तो भारत सरकार ने अभी इंडिया और म्यांमार के बीच जो लगभग 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, उसकी फेंसिंग करने की बात अभी सामने रखी है, जिसमें कि लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की है। और आज की डेट में अगर सिचुएशन की बात करें तो केवल 30 किलोमीटर वाला हिस्सा है जिसमें ही केवल फेंसिंग है, बाकी पूरा जो बॉर्डर है वो पोरस है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार ने अब ये बात रखी है कि हम 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो 1643 किलोमीटर बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से फेंसिंग कर देंगे। ठीक है, फिर हमने एक एक्सरसाइज और देखा, ईस्टर्न ब्रिज, जो कि इंडिया और ओमान का है। ठीक है, मसीरा ओमान में इस बार का हुआ। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। और एक आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें अगर आप ऑफलाइन में आप लेना चाहते हैं इनरोलमेंट तो वो 749 का है, और अगर ऑनलाइन में लेना चाहते हैं तो वो 499 का है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। तो जो क्वेश्चंस आपसे रखे गए हैं उसका आंसर आप ज़रूर दें और अपना फीडबैक शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली इसी तरह किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।